बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द एफसीएम में क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर के लिहाज से एमसीक्यूज। तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो एमसीक्यूज डिस्कस किए थे वो थे ACCF2 में से, और वो थे 38 से लेके 50 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे ऑनवर्ड ट्राई करेंगे, और ये तकरीबन 51 से लेके 67 तक हैं। तो ये आज हम मुकम्मल कर लेंगे, और इस तरह हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर थ्योरेटिकली भी कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकली भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ हमारा एमसीक्यूज के लिहाज से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। 51 MCQs। इसमें देखें कि लिखा हुआ है, हाँ, ये सवाल जो है वो कॉस्ट कोडिंग का है। ठीक है। जितने भी कॉस्टिंग के कोड्स हैं उसके लिहाज से ये वाला सवाल बनता है, और उसमें बताया हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और ये किस चीज़ के दिए हुए हैं? ये एक आईटी कंसल्टेंसी बिजनेस है। ये उसके कोड्स के बारे में बात की गई है। ठीक है। आईटी कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है वो उसका जो कोडिंग सिस्टम है उसके बारे में आपसे पूछेगा, तो आपने उसका जवाब देना है। ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के लिहाज से जो कोड उसने लिखा है, मटेरियल के लिहाज से उसका कोड होगा ए, लेबर के लिहाज से होगा बी, और ओवरहेड के लिहाज से होगा सी। और हर कोड जो है वो अपनी नेचर के हिसाब से दो किस्म का होगा। अगर मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल अलग है और इनडायरेक्ट मटेरियल अलग है। इसी तरीके से लेबर का भी डायरेक्ट लेबर अलग है और इनडायरेक्ट लेबर अलग है, और इस तरीके से ओवरहेड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पर इस एमसीक्यूज के लिहाज से आपको ये बताना चाहूँगा कि ओवरहेड्स होते ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड की, तो इसमें सिर्फ आपने कंसिडर क्या करना है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंसिडर करना है, डायरेक्ट जो है वो नहीं कंसिडर करना। अच्छा, और कोड क्या होगा? अगर डायरेक्ट होगा तो 100 कोड होगा, और अगर सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी तो 200 अगेन। लेबर का अगर डायरेक्ट होगा तो 100, और लेबर का इनडायरेक्ट होगा तो 200। इसी तरीके से हम ओवरहेड के लिहाज से बात करेंगे, डायरेक्ट ओवरहेड्स 100 और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स 200। तो अब वो पूछता क्या है? अब हम देखते हैं कि व्हाट वुड बी द कोड्स बी फॉर द फॉलोइंग कॉस्ट। वो कहता है कि नीचे दी गई जितनी भी कॉस्ट हैं उनके कोड क्या होंगे। तो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि सैलरी ऑफ द ट्रेनी आईटी कंसल्टेंट। चूंकि अब ये आईटी की कंपनी है, तो आईटी की कंपनी के लिहाज से कंसल्टेंट को हायर किया गया है, या कंसल्टेंट के ट्रेनिंग को हायर किया गया है, और उसकी सैलरी पे करने के बारे में बात की जा रही है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि सैलरी का जो कोड बनेगा वो ना मटेरियल का बनेगा ना ओवरहेड्स का बनेगा, वो किसका बनेगा? लेबर का बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर चूंकि ये बात याद रखनी है आपने कॉन्सेप्ट वाइज, कि आईटी की ही कंपनी और आईटी के लिए ही जो है ना वो एम्प्लॉय हायर किया गया है। तो जिस काम को हम कर रहे होते हैं, और उसी काम के लिए जो बिजनेस हम कर रहे होते हैं, उसी बिजनेस के लिए हम जो लेबर हायर करते हैं उस लेबर को हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो जब हम इसका कोड बनाने बैठेंगे तो इसका कोड क्या बनेगा? लेबर के सामने लिखा हुआ है बी, और बी के सामने लिखा हुआ है डायरेक्ट, और डायरेक्ट के सामने क्या लिखा हुआ है? आपका 100। तो अब आपका आपका ये जो कोड है वो क्या बनेगा? B100। क्या बनेगा? B100। यहाँ से आप देखेंगे कि एक हमने बी को पिक करना है और एक हमने 100 को पिक करना है। क्यों 100 को पिक करना है? क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट लेबर है। तो कोड हमारा क्या बनेगा? B100। अब इसी तरीके से जब हम दूसरी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो लिखा हुआ है प्लानिंग कॉस्ट टू रिन्यू द लीज ऑफ द ऑफिस। के जो आईटी कंसल्टेंसी का जो ऑफिस है ना, उसकी लीज को रिन्यू करने के लिए हमने जो है ना वो प्लानिंग कॉस्ट अदा की है। सॉरी। अब हमने जितनी भी कॉस्ट अदा करनी है मटेरियल और लेबर के अलावा, तो उसको हमने क्या कंसिडर करना है? हमने उसको ओवरहेड्स कहना है। ठीक है। अब ओवरहेड कहना है तो इसमें जितनी भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ओवरहेड के सामने क्या लिखा हुआ है? सी। हमने जब कोड बनाना है तो कौन सा कोड उठाना है?
सी उठाना है, और सी के बाद हमने डायरेक्ट को नहीं उठाना, इनडायरेक्ट को उठाना है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो सिर्फ होती ही डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। तो हमारा अब कोड क्या बनेगा, C200, C200, ठीक हो गया। अब हम तीसरे कॉस्ट की तरफ जाते हैं, वेजेस ऑफ द ऑफिस मैनेजर। यहाँ पर ये बात क्लियर कर लें कि जो वेजेस है इसका ताल्लुक ना मटेरियल के साथ है ना ओवरहेड्स के साथ है, इसका ताल्लुक किसके साथ है, लेबर के साथ है। और लेबर का जो स्टार्टिंग कोड क्या है वो है बी। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैनेजर की सैलरी है या मैनेजर की जो वेजेस हैं, ऑफिस मैनेजर की जो वेजेस हैं, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो हमने इसको कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा हुआ है कि जिस काम के लिए लेबर को हायर किया जाता है उस लेबर को हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं, लेकिन उस लेबर को कंट्रोल करने के लिए जो सुपरवाइजर या मैनेजर हायर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अब हमारा कोड क्या बन जाएगा, वेजेस फॉर द ऑफिस मैनेजर के लिए B200, ठीक है। बी को हमने किससे इंटैक्ट करना है, 200 के साथ, ठीक हो गया। तो अब हमारा मेन कोड हो जाएगा B200। अब हमारी चौथी और आखिरी कॉस्ट है इस सवाल के अंदर, क्लीनिंग मटेरियल यूज बाय द क्लीनर। अब देखिए जरा, ये अगेन ये बात डिस्कस हो चुकी है कि मटेरियल दो किस्म का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या है, सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस चीज का कारोबार किया जा रहा होता है और जो चीज बना रहे होते हैं उस चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और अगर फैक्ट्री या कंपनी अगर कोई और चीज खरीदती है, उस मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस के अलावा कोई मटेरियल खरीदती है, तो उस मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। तो अब हमारा इसका कोड क्या बन जाएगा, पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि क्लीनिंग मटेरियल का जो कोड होगा ना वो लेबर का होगा ना ओवरहेड्स का होगा, किसका होगा, मटेरियल्स का होगा। मटेरियल के सामने कोड लिखा हुआ है ए, तो हमने सबसे पहले कोड क्या उठाना है, ए। अब ए के लिहाज से हमने बता दिया कि जी है ये हमारा मटेरियल को शो कर रहा है। अब इसमें हमने क्या बताया कि ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, तो हमारा जवाब क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ये क्लीनिंग मटेरियल है जो कि सफाई में काम आता है, क्लीनलीनेस में काम आता है, ऑफिसेस को और फैक्ट्री को साफ करने के लिए काम आता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। और अब हमारा कोड बन जाएगा A200। क्या बन जाएगा, A200। चले, ये तो हो गया हमारा 51, और हमारा कोड के लिहाज से हमारी डिस्कशन मुकम्मल हुई और एक हमने जो है इसको MCQ को मुकम्मल किया। अब हम देखते हैं कि हाउ वुड अ क्लॉथ रिटेलर क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट। वो कहते हैं कि क्लोथ का रिटेलर है वो नीचे दी गई कॉस्ट को किस किस में जो है ना वो कैटेगराइज करेगा। क्या वो कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट है, क्या वो लेबर कॉस्ट है, या वो एक्सपेंस है। इन तीनों में से ही हमने जो है ना उसका रिप्लाई करना है। डिजाइनर स्कर्ट, डिजाइनर स्कर्ट जो है ये एक किस्म का मटेरियल की हैसियत रखता है, ठीक है। मतलब है कि एक डिजाइनर की बनी हुई स्कर्ट है, तो ये किस में फॉल करेगा, ये इसमें मटेरियल में फॉल करेगा, ठीक हो गया। हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये मटेरियल फॉल। हीट कॉस्ट, अब हीटिंग कॉस्ट जो होती है ये आपकी एक्सपेंसेस होते हैं, ना ये मटेरियल होता है ना ये लेबर होती है, ये आपकी क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंस को क्लिक कर देंगे। डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। ना ये मटेरियल होता है ना ये लेबर होता है, तो ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक कैशियर स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरीज का मतलब क्या होता है कि ये लेबर कॉस्ट है, और लेबर कॉस्ट जो दी हुई है वो हमारी लेबर के नाम से है, तो इसको हमने लेबर में जाके क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बड़ा आसान सा हमारा MCQ सॉल्व हो गया कि डिजाइनर स्कर्ट क्या होती है, मटेरियल होता है, हिटिंग कॉस्ट क्या होती है, आपके एक्सपेंस होते हैं, डेप्रिसिएशन भी आपकी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। और आखिर में कैशियर की जो सैलरीज है, कैशियर की जो तनख्वाह है, वो ना मटेरियल होता है ना वो एक्सपेंस होता है, वो क्या होते हैं, वो लेबर कॉस्ट होती है। तो हमने इसको किस में क्लिक करना है, लेबर कॉस्ट में। चले, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 53। 53 में वो कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर। नीचे दी गई चार ऑप्शंस में से वो कह रहा है कि कौन सी जो है वो डायरेक्ट लेबर है। कुछ इनडायरेक्ट लेबर भी दी गई होंगी, कुछ डायरेक्ट लेबर भी दी गई होंगी, आपने इसको अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से चेक करना है कि कौन सी डायरेक्ट लेबर है। तो पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले।
ऑप्शन ए अल्फा वो कहता है कि पर्सनल मैनेजर इन अ कंपनी सर्विसिंग कार। सर्विसिंग कार की कोई कंपनी है तो उसमें पर्सनल मैनेजर की जो है कॉस्ट, उसको वो क्या कहना चाह रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लेबर को वेजेस अदा करना जो कि डायरेक्टली तौर पर किसी काम को करने के लिए रखा गया है। मसलन अगर मैं कहूँ आपको कि एक yarn फैक्ट्री है और yarn फैक्ट्री के अंदर धागा बनाया जाता है या यान बनाया जाता है, तो यान बनाने के लिए अगर कोई लेबर को अपॉइंट करेंगे तो वो जो उसकी लेबर की जो वेजेस होंगी उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कहेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री के अंदर अगर हमने इस काम को करने के अलावा अगर कोई बंदा अपॉइंट किया है, जैसे सुपरवाइजर अपॉइंट करते हैं या जैसे मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं या मिल्स मैनेजर अपॉइंट करते हैं या फैक्ट्री मैनेजर अपॉइंट करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। क्योंकि ये लोग जो है ना डायरेक्टली तौर पर जो है वो काम नहीं कर रहे, ये बल्कि जो लोग डायरेक्टली तौर पर काम कर रहे होते हैं उनके उनके काम को की निगरानी करते हैं, उनके काम की जो है ना वो मॉनिटरिंग करते हैं, और ऐसे मॉनिटरिंग करने वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर को आपने सर्च करना है कि हमारा जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट लेबर से मुतालिक हो, तो फिर उसके लिहाज से ए ऑप्शन जो है ना वो उससे रिलेट नहीं करती, इसलिए ए को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे कि ए हमारा जवाब नहीं है। ब्रिक लेयर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो कहते हैं कि जो ब्रिक लेयर है, ब्रिक लेयर का मतलब ये होता है कि जो ईंटें बनाने वाला है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ब्रिक बनाने वाले को हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसको इसका जो जवाब है ब्रिक लेयर बनाने वाला, ये डायरेक्ट लेबर है। इसी तरीके से जनरल मैनेजर, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जनरल मैनेजर जो है इनडायरेक्ट लेबर होती है, और इसी तरीके से मेंटेनेंस मैनेजर भी जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट लेबर होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, बी फॉर बीटा। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड कॉस्ट सेंटर। हमने कल की क्लास के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी प्रोजेक्ट, एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसा फंक्शन जो कि कॉस्ट इनकर करने का बायस बन रहा होता है, या कंपनी की कॉस्ट को इनकर करने का बायस बन रहा होता है, ऐसे डिपार्टमेंट को, ऐसे प्रोजेक्ट को या ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर कहते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर जो है ना वो कंपनी की कॉस्ट इनकर करने का बायस बन रही है, उस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे कि वो कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करती है। ठीक हो गया। तो अल्फा में वो कहना चाह रहा है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट आर सर्टेन। यहाँ पर सिंपल वो ये कहना चाह रहा है कि जी कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, तो कॉस्ट को कैलकुलेट करना तो कॉस्ट सेंटर नहीं कहलाता। ठीक है। तो हमारा इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। अच्छा, दूसरी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द वेरियस एक्टिविटीज। वो कहता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज को कोई कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो है ना वो रेफर किया जाता है, तो उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी में वो कहना चाह रहा है कि फंक्शन और लोकेशन फॉर विच कॉस्ट आर सर्टेन। बिल्कुल ठीक है कि किसी भी फंक्शन की, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी लोकेशन की, किसी भी प्रोजेक्ट की जब कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन चार्ली, वो बिल्कुल सही है, और डी ऑप्शन भी इसी तरीके से इनकरेक्ट है। ठीक हो गया। तो हमारी ऑप्शन सी जो है वो 54 के लिहाज से करेक्ट है। चलें जी, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि हमारे पास 55 के लिहाज से क्या है। 55 तो बहुत आसान सवाल है। 55 में हमने सिंपल हाई और लो मेथड के जरिए जो है वो क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। चले, आप भी ट्राई करें, मैं भी थोड़ी देर तक आपको जो है ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप इंशाल्लाह जो है इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और हाई एंड लो मेथड क्या कहता है
कि आपने क्या करना है कि हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी को ढूंढना है, और हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी के लिहाज से उनकी कॉस्ट को ढूंढना है, और उनकी कॉस्ट का डिफरेंस लेना है। कॉस्ट का डिफरेंस लेने के बाद हमने उसको क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट करना है। जब वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगा तो उसी को ही किसी एक एक्टिविटी लेवल पे पुट करके हम फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह है। मैं इसका थोड़ी सी वर्किंग भी करके दिखाता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट रेट, ये फार्मूला वैसे मैंने पिछले एमसीक्यूज में भी नोट डाउन करवाया था आपको, लेकिन ये मैं फिर दोबारा करवा रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट रेट इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉस्ट क्या है आपकी, 251,750, और लोएस्ट कॉस्ट क्या है आपकी, माइनस कर देंगे 246 और 500, और आपने इसको डिवाइड कर देना है हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल जो कि है 18,500, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है आपका, 17,000। ठीक है, आपने क्या करना है, 17,000 को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जिस तरीके से ये माइनस किया हुआ है, आपने ऊपर वाली अमाउंट पे से भी माइनस करना है और नीचे वाली अमाउंट पे से भी माइनस करना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बताता हूँ। 251,750 माइनस 246,500, आंसर आ जाएगा आपका 5250 डिवाइडेड बाई, नीचे से भी हम इधर से डिफरेंस ले लेते हैं, 18,500 माइनस 17,000, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1,500। अब इस इन आंसर्स को हम डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद पता चलेगा कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेट क्या निकला है, 3.5। आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 3.5 पर यूनिट। अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एक कॉस्ट के अंदर अपना एक फार्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को, ये को टोटल कॉस्ट को उठा लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 251,750 को उठा लेते हैं। 251,750। अच्छा, ये 251,750 जो है वो दो चीजों का मजमूआ है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे सवाल के अंदर तो वैसे ही फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं है, हमने वही मालूम करनी है, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट के लिए यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला होता है, जितने नंबर ऑफ ऑर्स हैं, मशीन ऑर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3.5 के साथ। तो कितने हैं, 18,500 मल्टीप्लाई बाई 18,500 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अच्छा, अब आपकी जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, 18,500, 3.5, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 64,750। 64,750 आपकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, 64,750। अगर मैं कहूँ आपको कि टोटल कॉस्ट दो चीजों का मजमूआ है, एक है फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, और अगर इस टोटल कॉस्ट में से 2,51,750 में से 64,750 रुपये माइनस कर दिए जाए, तो बाकी क्या बचेगी, आपकी फिक्स कॉस्ट बचेगी। और आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 2,51,750 माइनस 64,750, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी बचेगी, 1,87,000।
ठीक है। तो इस तरह ये जो 1,87,000 है ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है इस सवाल में। और हमारे इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा आपका, 1,87,000। ये जो टैब बनाई हुई है इसको हमने फिल करना है 1,87,000 से। जी। तो आप देखें, इसमें अगर कोई इशू है, कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अ, इस तरह हम जो है वो अपना फिक्स कॉस्ट का आंसर कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए। चलें जी, मैं इसे इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो ट्राई करते हैं। अच्छा जी। 56 में क्या कहना चाह रहे हैं? 56 में वो कह रहे हैं, अ किचन फिटिंग कंपनी receives an invoice for the subcontractor who were used to connect the gas supply to a cooker installed in a new kitchen। एक किचन बनाने वाली कंपनी है, उनका काम किचन बनाना है और किचन बना करके लोगों को उसको बना के प्रोवाइड करने और वहां से पैसा कमाना उनका काम है। ठीक है। लेकिन ये जो किचन बनाने वाली कंपनी है, ये छोटे छोटे काम जो किचन बनाने में जरूरत पड़ते हैं वो छोटे छोटे ठेकेदारों को कह के उनसे काम करवा के और उनसे जो है वो उनको पेमेंट कर देते हैं और उनसे काम ले लेते हैं। ठीक है। तो जो जो लोग जो है ना वो छोटे छोटे काम करके देते हैं उनको सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। और हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर ने किचन बनाने वाली कंपनी को क्या किया है, गैस पाइपलाइन को जो है ना वो कनेक्ट किया है किचन के साथ और उसका बिल दिया है। और किचन कंपनी ने उसके बिल की अदायगी की है। जब वो उसकी बिल की अदायगी करेगी तो वो इस कॉस्ट को या इस इनवॉइस को किस में कैटेगराइज करेगी। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऑप्शन अल्फा में क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑप्शन बीटा में क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सी में डायरेक्ट लेबर, डी में इनडायरेक्ट लेबर। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो बिल दिया गया है सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, वो किस चीज का बिल है, वो ना तो वो डायरेक्ट लेबर का बिल है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। ना वो डायरेक्ट लेबर का बिल है ना वो इनडायरेक्ट लेबर का बिल है। तो फिर किस चीज का बिल है, उन्होंने किस चीज का बिल दिया है, उन्होंने एक्सपेंसेस का बिल दिया है। उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए हैं और वो खर्च करने के बाद उन्होंने कंपनी को बिल दिया है। तो ये बात क्लियर कर लें कि कंपनी को जो बिल मिलता है वो कंपनी इस बात पे डिसाइड करती है कि वो कंपनी किस चीज का बिल हासिल कर रही है। अगर सेम काम करने का बिल हासिल कर रही है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर सेम काम करने का बिल नहीं है, किसी और चीज का बिल है, तो फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जो किचन बनाने वाली कंपनी है वो किचन के लिहाज से ही बिल वसूल कर रही है और किचन की काम के लिए बिल वसूल कर रही है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहता है कि इस कॉस्ट को किस में क्लासीफाई करेंगे, तो हमारी क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, ना कि ये इनडायरेक्ट। ठीक हो गया। चले, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी। क्वेश्चन 57 में वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। और आपका ये जो सवाल है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल जो है वो पेपर में आपको करने को मिलेंगे। और आपसे ही ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। आपने भी कोशिश करनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि जो है ना वो आपको पेपर में करने में आसानी हो। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 4 किस्म की कॉस्ट हैं, T1, T2, T3 एंड T4। इनके लिहाज से बताना है, आपने क्या बताना है, नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच टू कॉस्ट टाइप वुड बी क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वो कहते हैं कि नीचे दी गई जो कॉस्ट है, 2 कॉस्टें, हर ऑप्शन में 2 कॉस्टों का जिक्र किया गया है। तो ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं है। ठीक है।
चाहे वो ऑप्शन अल्फा है, चाहे वो बीटा है, चाहे वो चार्ली है, चाहे वो डेल्टा है, इन चारों में से आपने ढूंढना है कि कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से मैं आपके सामने कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें रखूंगा। आपने ऐसे सवालों को हल करने के लिहाज से मेरी बताई हुई गाइडलाइन पर आपने अमल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रख लें कि तीन किस्म की कॉस्ट होती हैं जो कॉस्ट बिहेवियर के लिहाज से आपको देखनी पड़ती हैं। एक कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और ये बात भी क्लियर कर लें यहाँ पे कि कॉस्ट बिहेवियर से क्या मुराद है। कॉस्ट बिहेवियर से मुराद ये है कि प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज होती है, ठीक है, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे ही प्रोडक्शन लेवल चेंज हुआ, प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन लेवल घट जाएगा तो कॉस्ट घट जाएगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और अगर प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या घटने से आपकी किसी ऐसी कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि जी प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन के अंदर 125 यूनिट्स है, ठीक है, और नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या है, 180 यूनिट्स का। अगर हमारी प्रोडक्शन 125 यूनिट से 180 यूनिट तक बढ़ जाती है, तो हमारी कॉस्ट में अगर कोई इजाफा नहीं होता तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी कोई ऐसी कॉस्ट हो सकती है जिसमें प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और घटने से आपकी कॉस्ट घट जाती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि एज ए टोटल आपकी कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती हैं, और ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको मजीद गाइड करूंगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूँ, तो आपने मेरे साथ देखना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि T1 की जो कॉस्ट है, अगर 125 यूनिट बनाते हैं तो 1000 अदा करते हैं, अगर 180 यूनिट बनाते हैं तो 1260 कॉस्ट अदा करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो T1 की कॉस्ट है वो 1000 और एक 1260, ये आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं है। मैंने क्यों कहा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है, चाहे क्वांटिटी कोई भी हो, यूनिट्स कोई भी हो, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अगर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 1000 होना चाहिए था। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब हम दूसरा टेस्ट लगाने जा रहे हैं। दूसरा टेस्ट ये है कि अगर आप इसको 125 यूनिट पे डिवाइड करते हैं, तो 125 यूनिट पे डिवाइड करने से आपका आंसर क्या आता है, जरा चेक करें। आप भी चेक करें, मैं भी देखता हूँ कि 1000 डिवाइडेड बाई 8.25, तो कॉस्ट आती है 8। आंसर क्या आता है, 8। लेकिन अगर हम 1260 को डिवाइड करते हैं इसके यूनिट्स के साथ, और इसके यूनिट्स कितने हैं, 180, और अगर इसको डिवाइड करने से आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं, 1260 डिवाइडेड बाई 180, आंसर आ रहा है आपका 7। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आंसर है वो क्या है, 7 है। अब सुन लें, जब कभी भी आपकी प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाती है, तो कॉस्ट पर यूनिट चेंज होने का मतलब ये है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये आप नोट डाउन कर लें कि अगर आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज होता है, और लेवल ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से आप अपनी जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने से अगर आंसर आपका दोनों लेवल पे डिफरेंट आता है, तो फिर वो डिफरेंट लेवल ऑफ जो पर यूनिट कॉस्ट है वो किस चीज़ को शो करती है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को शो करती है। तो ये बात नोट डाउन कर लें कि हमसे उसने पूछा भी यही है कि आपकी कौन सी जो है वो कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी T1 जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। हम आगे चलते हैं, T2 पे भी ये टेस्ट लगाते हैं, T3 पे भी ये टेस्ट लगाते हैं, और T4 पे भी ये टेस्ट लगाते हैं, और देखते हैं कि इन चारों में से T1, T2, T3, T4 में से T1 के अलावा और कौन कौन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो देखते हैं, 1750 को डिवाइड करते हैं 125 पे, ठीक है, और 125 पर डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या है, चेक करते हैं। 1750 डिवाइडेड बाई 125, हमारा आंसर आ रहा है 14, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 14 इज इक्वल टू 14
और अब हम 2520 को भी इसके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 180। 180 पे डिवाइड करने से इसका आंसर क्या आ रहा है? 2520 तकसीम 180। तो इसका आंसर भी 14 आ रहा है। अब जरा देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है, तो ये शो करती है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक हो गया? ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर मैं कहूँ आपको कि T3 की तरफ जाते हैं, और T3 में हमने फिर 2475 को डिवाइड करना है 125 यूनिट पे, तो आंसर आता है हमारा 19.8। 19.8 आंसर आता है। ठीक है। और नेक्स्ट है 2826। उसको हम डिवाइड करते हैं 180 पे। 2826 तक से 180, आंसर हमारा आ रहा है 15.7। अब देखिए जरा, इसका आंसर कितना आ रहा है? 15.7। ये बात याद रखें कि पहली बात ये है कि ये आपकी जो कॉस्ट है, 125 के लेवल पे आपकी कॉस्ट 19.8 है, और 180 के लेवल पे आपकी कॉस्ट है 15.7। दोनों कॉस्टें डिफरेंट है। जब दोनों कॉस्टें डिफरेंट होती है, तो फिर मैंने क्या थ्योरी बताई है कि ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल और cost। ठीक है। अच्छा, तो ये भी आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। मैं लिख देता हूँ। और आखिरी क्या है? T4। T4 में क्या कहना चाह रहा है? अगेन हम वही काम करेंगे। 3225 तकसीम 125, तो आंसर आता है आपका 25.8। ठीक है। 25.8। और नेक्स्ट कॉस्ट क्या है? 4644 डिवाइड बाई 180, तो आंसर आता है आपका 25.8। अब देखिए, दोनों कॉस्टों का जवाब क्या है? 25.8। याद रखें, जब कभी भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम हो, ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसने सवाल ये पूछा था कि विच टू कॉस्ट टाइप्स वुड बी क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी कौन कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। एक है T1, और दूसरा जवाब क्या है आपका? T3। तो अब इसमें से ढूंढते हैं कि कौन सा आंसर हमारे जो है ना वो आंसर से फिट हो रहा है। T1 एंड T3। जो आपकी ऑप्शन अल्फा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सारी ऑप्शन आपकी गलत हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जो है। चले जी, जहां तक मैंने आपको जिस तरह समझाया है, आपने इसी तरीके से क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है, तो आपने सिंपली जो है ना वो उन कॉस्टों को जो है ना वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिहाज से उनके यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे। अगर उन दोनों लेवल पे आंसर जो है वो सेम आ रहा है, तो जवाब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। दोनों लेवल पे अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आपकी दोनों लेवल के ऊपर जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट और ये कॉस्ट दोनों सेम है, तो फिर सेम कॉस्ट ये शो करती है कि वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। तो आपने इस तरीके से कॉस्ट बिहेवियर को जो है ना वो चेक करना है, और फिर बताना है कि कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी फिक्स कॉस्ट है, और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है। चलें जी, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58। चलें जी, 58 में क्या कहना चाह रहा है? टी हैरिंगटन इज अ गोल्फ बॉल मैन्युफैक्चरर। कोई बिजनेसमैन है, वो एक गोल्फ बॉल को जो है ना वो मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट बाय नेचर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द टेबल बिलो। वो कहता है कि जी, नीचे जो टिप टेबल दिया गया है कॉस्ट के लिहाज से जो दिया गया है, आपने इसको कैटेगराइज करना है कि जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सबसे पहले तो वही कहना चाह रहा है कि मशीन ऑपरेटर वेजेस जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पहली बात तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, मैंने थ्योरी में पहले बताया कि जिस काम को करने के लिए जिस मजदूर को या जिस लेबरर को हायर किया जाता है,
उसी काम के लिए जो उसकी वेजेस अदा की जाती हैं वो डायरेक्ट लेबर कहलाती है। लेकिन फैक्ट्री जो चीज प्रोड्यूस कर रही होती है उस काम के अलावा अगर कोई बंदा जो है ना वो हायर किया जाता है, तो फिर ऐसे मजदूर को या ऐसे लेबर को जो वेजेस अदा की जाती हैं उसकी वेजेस क्या कहलाती हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहलाती हैं। जिस तरह मैंने एक क्वेश्चन में पहले ही भी बताया कि एक कंपनी है, वो फॉर एग्जाम्पल यान बनाती है, और यान बनाने के लिए जो मजदूर रखा गया है उसकी जो वेजेस होंगी उसको हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। और अगर उस यान बनाने के लिहाज से मजदूरों की को की काम की निगरानी करने के लिए कोई सुपरवाइजर अपॉइंट किया है या कोई मैनेजर अपॉइंट किया है, तो वो मैनेजर या वो सुपरवाइजर यान नहीं बना रहा। तो जो यान नहीं बना रहा लेकिन उनके काम की निगरानी कर रहा है, तो जो निगरानी करने वाला होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। तो अब देखिए, मशीन के ऊपर डायरेक्टली तौर पर बंदा काम कर रहा है और उसकी जो वेजेस होंगी वो कौन सी वेजेस कहलाएंगी, आपकी डायरेक्ट वेजेस कहलाएंगी या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएंगी। अच्छा जी, सुपरवाइजर वेजेस ये अभी मैंने बताया है, ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और रेसिन फॉर द गोल्फ बॉल, गोल्फ की जो बॉल बनाई जा रही है उसको जोड़ने के लिए जो रेसिन यूज किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कि उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, कि बॉल ही बनाई जा रही है और बॉल बनाने के लिए कोई एक ऐसा मटेरियल यूज किया जा रहा है जो कि बॉल को जोड़ने के काम आता है, और बाल को जो है ना वो चस्पा करने के काम आता है, या बाल को जो है ना वो इंटैक्ट करने के काम आता है, तो उसको हम रेसिन कहते हैं। और जो रेसिन है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। और आखिरी कॉस्ट क्या है, सेल्समैन, सेलमैन सैलरीज। सेलमैन सैलरीज भी जो है ना वो आपकी इनडायरेक्ट वेजेस कहलाएगी, क्योंकि ये बंदा जो है ना वो सामान बेचने के बाद सामान बेचने की जो सैलरी है वो हासिल करता है। तो चूंकि ये डायरेक्टली तौर पर प्रोडक्शन नहीं कर रहा बल्कि बेचने के लिए जो है ना वो काम कर रहा है, तो बेचने के काम के लिए जो सैलरीज अदा की जाती हैं वो आपकी नॉन प्रोडक्शन वेजेस कहलाती हैं। और नॉन प्रोडक्शन वेजेस में भी हम उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट वेजेस कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59। 59 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो ये कहना चाह रहा है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स एट टू एक्टिविटी लेवल्स। स्क्वायर मीटर क्लीन्ड के कितने स्क्वायर मीटर जो है ना वो साफ किए हैं, 12,750 स्क्वायर मीटर किए हैं, और दूसरा लेवल क्या है 15,100। और 12,750 के लेवल पे कॉस्ट कितनी अदा की है, 73,950। और 15,100 के लेवल पे आपने कितनी कॉस्ट अदा की है, 83,585। ये दो लेवल है, और इसमें वो कहना चाह रहा है कि यूजिंग द हाई एंड लो मेथड व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट इफ 16,200 स्क्वायर मीटर आर टू बी क्लीन्ड। वो कहता है कि अगर 16,200 स्क्वायर मीटर साफ करें तो कितनी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, वो आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। और इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो मैं आपके सामने ये वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट करता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से आपको सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट करना होगा। और वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट कॉस्ट को लेना है, 83,585 माइनस 73,950। ठीक है, और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट क्वांटिटी में से या हायर स्केयर मीटर क्लीन में से लोअर स्केयर स्केयर मीटर क्लीन को माइनस कर देंगे। और ये हाईएस्ट कितना है, 15,100 माइनस 12,750। चैलेंज देखते हैं कि 83,585 माइनस 73,950, ये आंसर आ जाएगा 9635। 9635 न्यूमरेटर का हमारा आंसर कितना है, 9635। और आप डिनोमिनेटर का आंसर देख लेते हैं, 15,100 माइनस 12,750। और आंसर आ जाएगा 2350, 2350।
50। अब हम ये जो आंसर्स आए हुए हैं, एक डिनोमिनेटर का आंसर है, एक न्यूमरेटर का आंसर है, आपस में इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और हम ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारी एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो क्या है, 4.1। आपकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 4 पॉइंट। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि अगर हम 16,200 स्क्वायर मीटर जो है अगर क्लीन करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फार्मूला है, मैं आपको ये फार्मूला नोट डाउन करवा देता हूँ, आपने इसको यूज करते हुए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और मेरे ख्याल में ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये फार्मूला मैंने थ्योरी का पोर्शन पढ़ते हुए आपको सिखाया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर y का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट। a का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। और bx का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हमने यही काम करना है, a के सामने हमने फिक्स कॉस्ट रखनी है। और फिक्स कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले भी फार्मूला सीखा हुआ है, अब फिक्स कॉस्ट को दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। इस लेवल पे फॉर एग्जांपल किसी एक लेवल पे जो है ना वो 15,100 के लेवल पे हम ये वेरिएबल कॉस्ट रेट पुट करके फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 15,100 डिप्लाई बाई 4.1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15,100 मल्टीप्लाई बाई 4.1, आंसर आ जाएगा 61,910। 61,910। अच्छा, अगर ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी ये हम मालूम कर लेते हैं। और लेकिन हमारे पास टोटल कॉस्ट दी हुई है 83,585। 83,585। हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट की जगह जो है ना वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और हम इसको मालूम करते हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो 61,910 है ये आपने इस साइड पर लेके जाएंगे। तो चूंकि ये पहले प्लस में था, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 83,585 माइनस 61,910। तो माइनस करने से पता चल जाएगा कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 83,755 माइनस आंसर, हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 21,675। तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 21,675। मैं एज्यूम करूंगा कि ये सारी कैलकुलेशन जो है मैंने आपको पहले सिखाई हुई है, यही आप एज इट इज जो है इनको यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट रेट। ये बात क्लियर कर लें कि बी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट रेट। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बी, ने बी कैलकुलेट कर लिया। तो वेरिएबल कॉस्ट रेट कितना है, 4.1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने स्क्वायर मीटर जो है ना हमने क्लीन किया, 16,200 स्क्वायर मीटर हमने क्लीन किया है। तो 16,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.1 से, तो हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। वो क्या होगा, 16,200 ज़रब 4.1, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 66,520। 66,420। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी है, तो वो कितनी है, 21,765। अब हम इन दोनों फिगर्स को जमा कर लेते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट को और एक फिक्स कॉस्ट को जमा कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट किसको शो कर रही है, आपकी वाई से शो कर रही है। ठीक है, जमा 21,765, और हमारा आंसर आ जाएगा 88,185। हमारी टोटल कॉस्ट, अगर हम 16,200
स्क्वायर यार्ड जो है वो क्लीन करते हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 88,185। अब हम इसी आंसर को जो है ना वो सर्च आउट करते हैं अपनी ऑप्शंस में से। तो कौन सी ऑप्शन क्लिक करती है? आपकी जो ऑप्शन ए अल्फा है वो क्लिक करती है, क्योंकि करीब तरीन आंसर जो है ना वो 88,095 या 88,185 आपका इससे क्लिक करता है। ठीक है। बाकी तमाम तमाम के तमाम आंसर जो है ना वो बहुत ज्यादा उनमें फर्क है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? 88,095। ठीक है। बाकी सारी ऑप्शन जो है कि इनकरेक्ट। तो आपका एक्चुअली आंसर क्या है? चलिए, इस तरह ये वर्किंग सारी करने के बाद आप ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब कभी भी नेक्स्ट टाइम ये इस तरह के सवाल आएंगे तो आपने इसी तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट करना है। वेरिएबल कॉस्ट रेट को कैलकुलेट करने के बाद किसी एक जो है ना वो एक्टिविटी लेवल पे जो है ना पुट करके आपने जो है ना उसकी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर उसी फिक्स कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए नई कॉस्ट को कैलकुलेट करने में आपने जो फार्मूला यूज करना है वो क्या करना है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट। ए का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। और बी एक्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और सिंपल बी का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट रेट। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट रेट को हमने पहले भी मालूम किया था। अगेन मैंने बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है, तो फिर उसके जरिए जो है वो बाकी सारी चीज़ों को जो हम पुट ऑन कर देते हैं और फिर उसके जरिए हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, इससे मैं इरेज कर देता हूँ और बाकी सवाल जो है ना वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 60। चले जी, वो कहना चाह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टॉयज एंड इनकर द फॉलोइंग थ्री कॉस्ट। वो कहते हैं कि टॉयज बनाते हैं और तीन किस्म की कॉस्टें इनकर की हैं। इसके बारे में वो नीचे लिख रहा है कि वन, रेंटल ऑफ द फिनिश गुड्स वेयर हाउस। वेयर हाउस का किराया अदा किया है। ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स ओन फ्लीट डिलीवरी व्हीकल्स। जिन व्हीकल्स के ऊपर चीज जो है ना वो लाद कर बेची जाती है उनको हम क्या कहते हैं? डिलीवरी व्हीकल्स कहते हैं। और उनकी जो व्हीकल्स की जो डेप्रिसिएशन है उसके बारे में जिक्र किया गया है। और तीसरा और आखिरी खर्च क्या है? कमीशन पेड टू द सेल स्टाफ। सेल स्टाफ को जो है ना वो कमीशन अदा किया गया है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि मैंने आपको थ्योरेटिकली बात क्लियर की हुई है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है। फंक्शंस के लिहाज से जो है ना वो दो किस्म की कॉस्टें हैं। एक है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और एक है आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर भी फर्दर तीन किस्म की कॉस्टें हैं। एक होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट और एक होती है एफओएच कॉस्ट। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में चार किस्म की कॉस्टें होती हैं। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, फिर बता देता हूँ। एक होती है आपकी सेलिंग कॉस्ट, एक होती है आपकी एडमिन कॉस्ट, एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और चौथी क्या होती है? आपकी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है। अब जो सेलिंग कॉस्ट होती है, इसका मतलब ये होता है कि माल को बेचने के लिए जो सेल्स स्टाफ अपॉइंट किया जाता है उनकी जो तनख्वाहें होती हैं और उनकी तनख्वाहों के अलावा जो कुछ अखराजात किए जाते हैं, जो माल को बेचने के ऊपर अखराजात किए जाते हैं, ऐसे अखराजात को हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लफ्ज लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हेड ऑफिस के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी जो तनख्वाहें होती हैं या उनकी तनख्वाहों के लिहाज से जो भी कोई अखराजात होते हैं उनको हम एडमिन कॉस्ट कहते हैं। और तीसरी किस्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जिस वक्त कोई भी कंपनी माल बेचना चाह रही होती है तो माल जो है ना वो उसको कहाँ पर सेव करती है, कहाँ पर जो है ना उसको रखती है, उसे हम कहते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस के ऊपर भी हमने मुख्तलिफ किस्म के अखराजात करते हैं। वेयर हाउस
को हम गोदाम भी कहते हैं, गोदाम के ऊपर जितने भी अखराजात करते हैं, ऐसे अखराजात को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक गोदाम में माल पड़ा रहेगा, उसके ऊपर जो भी कोई अखराजात आएंगे, और जब तक जो है ना वो कस्टमर के हाथ में माल पहुंच नहीं जाता, हाथ में माल पहुंचने से पहले पहले जितने भी अखराजात किए जाते हैं, गोदाम के अंदर रह करके जो अखराजात किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। अब यहां पर हमारे सवाल के अंदर वो पूछ भी रहा है कि विच ऑफ दीज आर क्लासिफाइड एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इन तीनों कॉस्टों में से आपको कौन सी कॉस्ट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लग रही है। मेरे ख्याल में एक तो आपकी कॉस्ट जो है वो पहली कॉस्ट, जिसको हम रेंट कहते हैं, रेंटल ऑफ द फिनिश गुड्स, वेयर हाउस का जो किराया है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो और दूसरा क्या है, डिलीवरी व्हीकल्स की जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों है, मैंने बताया अभी तक कि डिलीवरी व्हीकल्स हम खरीदते इसलिए हैं ताकि जो है ना वो माल अब कस्टमर तक पहुंचा दिया जाए। तो कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए जो व्हीकल खरीदे हैं और उनकी जो डेप्रिसिएशन हो रही है, ऐसी कॉस्ट को भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और तीसरी किस्म की कॉस्ट कमीशन पे टू द सेल स्टाफ है। सेल स्टाफ को जो कमीशन पे करते हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लिहाजा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ना सिर्फ पहला और दूसरा है। ठीक है। और पहले दूसरे के लिहाज से हमारे जो ऑप्शन अल्फा है वो क्लिक करती है, क्योंकि इसके अंदर पहला और दूसरा लिखा हुआ है। बाकी सारी ऑप्शंस में ऑप्शन बीटा में दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है, ऑप्शन चार्ली में दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी में पहला दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है। तो ये भी ऑप्शन हमारी गलत है। हमारी ऑप्शन कौन सी सही है, अल्फा ऑप्शन हमारी सही है। चले, मैंने कोशिश की है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज कर दूं, और अगर फिर भी अगर आपको इसकी समझ ना आ रही है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ताकि जो है इसको मजीद अच्छे तरीके से हम कर लेंगे काम क्या कुछ। चलें जी। 61, 61 में वो यही बात कहना चाह रहा है, कंपनी इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट एट वेरियस एक्टिविटी लेवल्स। तीन एक्टिविटी लेवल्स हैं, उसके ऊपर कॉस्ट इनकर कर रहा है। एक एक्टिविटी लेवल आपका 5000 का है, दूसरा एक्टिविटी लेवल आपका 7500 का है, और तीसरा एक्टिविटी लेवल आपका 10000 है। हर एक्टिविटी लेवल के सामने उनकी कॉस्ट लिखी हुई है। 5000 के लेवल पे 2,50,000 रुपये अदा करते हैं, 7,500 यूनिट्स के लेवल पे आप 3,12,500 अदा करते हैं, और 10,000 के लेवल पे आप 4 लाख रुपए कॉस्ट अदा करते हैं। वो कहता है यूजिंग द हाई एंड लो मेथड व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो कहता है कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें, और ये फार्मूला मैंने बहुत दफा कैलकुलेट किया है, एक दफा मैं दोबारा कैलकुलेट करके दे देता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली तौर पर इसको जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखता। हाईएस्ट कॉस्ट क्या है आपकी, 4 लाख रुपए। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है, 4 लाख रुपए। 4 लाख में से लोएस्ट कॉस्ट को माइनस करते हैं, और लोएस्ट कॉस्ट कितनी है आपकी, 2,50,000 माइनस 2,50,000। ठीक है। अच्छा, अब ये 2,50,000 को माइनस करने के लिए हमने जो है ना ऊपर लिख दिया है। अब हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप बताएं। हाईएस्ट एक्टिविटी कितनी है, 10,000, और लोएस्ट एक्टिविटी कितनी है, 5,000। ठीक है। इसको हम 5,000 माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद यहाँ पर उनके आंसर्स लिख देते हैं। 4 लाख में से 2,50,000 माइनस करें तो बाकी कितना बचता है, 1,50,000। ठीक है। और 10,000 में से 5,000 यूनिट माइनस करें तो बाकी कितना बचता है, 5,000। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। आपस में डिवाइड करने से हमारा आंसर आता है 1,50,000 तकसीम 5,000। तो ये आंसर आता है हमारा 30। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 30। ये हमारा आंसर है। तो इस 30 के लिहाज से हम अपनी ऑप्शंस जरा चेक इन करते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि जी अल्फा में आपकी पर यूनिट कॉस्ट 25 है, ये हमारा आंसर नहीं है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बीटा में हमारा आंसर जो है वो 30 के साथ टैली कर गया है। हमारी ऑप्शन बीटा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और चार्ली भी आपका आंसर गलत है, और डेल्टा भी गलत है। तो आपने किस पे क्लिक करना है, ऑप्शन बी पे क्लिक करना है।
मेरे ख्याल में ये बहुत आसान सा सवाल था। मुझे लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने कर दिया है। आपकी प्रैक्टिस में इजाफा हो गया होगा और आप इसको करने में इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कामयाब हो जाए। चलें जी, इस वक्त तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 61 तक क्वेश्चन हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे सवाल जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूं, ताकि आपका सेशन मुकम्मल हो और आपका ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में ट्राई किया जाता है, तो आप इसको करने के काबिल हो जाए। चलें, 62। 62 में वो क्या कहना चाह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4000 यूनिट इज 20,000 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 20,000 इज 40,000। विद इन दिस रेंज ऑफ एक्टिविटी द टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज। वो कहता है इसी एक्टिविटी के दरमियान जो है आपकी फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहती है। बिल्कुल ठीक है, हमें इस चीज़ का पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती। वो कहता है कि व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? अभी हमने 61 में यही कैलकुलेट किया है। अब हम इन 62 को भी यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप भी इसको कैलकुलेट करें और मैं भी इसको कैलकुलेट करता हूँ, और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए। जल्दी से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। चलें जी, 20,000 डिवाइडेड बाई, मेरा जी, मैंने तो सब कैलकुलेट कर लिया है। अब आप भी देखें। आप अपना 1 मिनट ले लें, अपने 1 मिनट के अंदर इसको कैलकुलेट करें, ताकि जो है ना वो हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। लें जी, आपकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 1.25, 1.25 पर यूनिट। तो हमारे इसके लिहाज से ऑप्शन अल्फा भी नहीं क्लिक करती, बीटा भी क्लिक नहीं करती, ऑप्शन चार्ली क्लिक करती है, और ऑप्शन डेल्टा भी क्लिक नहीं करती। लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन चार्ली। चैलेंज, आगे चलते हैं। जी, 63। 63 बहुत ज्यादा कूल एंड काम तरीके से इसको पढ़ने वाला है और इसको सॉल्व करने वाला है। गो कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशन की है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को भी आपके सामने जो है वो रखता हूँ, ताकि जो है वो आपको इसकी जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। चलें जी, द टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इज सच दैट व्हेन टोटल परचेसेस एक्सीड 15,000 यूनिट्स इन एनी पीरियड। वो कहता है कि जी जब हम 15,000 यूनिट से ज्यादा माल खरीदते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है, देन ऑल यूनिट परचेज इंक्लूडिंग द फर्स्ट 15,000 आर इनवॉइस्ड एट अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट। और उसकी कॉस्ट जो है ना वो पर यूनिट कम हो जाती है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि ये जो कॉस्ट है, ये सारी की सारी कॉस्ट आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। मैं आपको पहले ये बना के दिखा देता हूँ, ताकि जो है ना वो आपको इसको समझने में आसानी हो। ये आपका जो है ना कर्व है, ये आपका टोटल कॉस्ट का कर्व है। ये वाला जो एक्सिस है ना, ये आपका टोटल कॉस्ट का कर्व, पीसी में लिखा हूँ ये। और ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स का कर्व, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक हो गया? गो के क्वेश्चन में ये सारे ग्राफ बने हुए हैं, लेकिन मैं एक दफा आपको ये बना के दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने हमेशा इसको किस तरह समझना है। वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसको ओ कहते हैं, ओरिजिन। और इसकी कॉस्ट इस तरह
ये होता है आपका लेफ्ट एरिया, ये होता है आपका राइट एरिया। लेफ्ट से राइट अपवर्ड मूव करती है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो लेफ्ट से राइट अपवर्ड मूव करती है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर जो है ना मटेरियल कॉस्ट की बात की जा रही है, तो मटेरियल कॉस्ट आपकी क्या होती है, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो होता है वो लेफ्ट से राइट अपवर्ड मूव करता है। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि जी अगर 15,000 यूनिट जो है वो खरीदते हैं, तो 15,000 यूनिट खरीदें या उससे ज्यादा खरीदें, तो आपकी कॉस्ट जो है वो, जो इनवॉइस हमें मिलेगी, वो कॉस्ट हमेशा जो है वो कम होगी। 15,000 से ज्यादा खरीदें या 15,000 तक खरीदें, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और कम हो जाएगी। लेकिन अगर 15,000 से कम खरीदते हैं यूनिट, तो फिर आपकी कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, और सेम के लिहाज से आपका जो कर्व है वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो फिर हमारा कॉस्ट का जो कर्व है वो यहाँ पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे क्लिक करने का मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट का कर्व यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बात से में रख लें कि आपने इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए, आपने ऐसा कोई डायग्राम ढूंढना है जो कि मेरी इस बात के ऊपर पूरा उतर रहा है। क्या वो अल्फा है, क्या वो बीटा है, क्या वो चार्ली है, या क्या वो डेल्टा है। पहली बात ये है कि आपका जो अल्फा है, ऐसे लग रहा है कि आपकी ये कॉस्ट जो है वो यहाँ से शुरू हुई, ओरिजिन से शुरू हुई, बिल्कुल ठीक कहता है, यहाँ तक गई, लेकिन फिर यहाँ से ऐसे जाके फिर ऊपर की तरफ चली गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट जो है वो असल में यहाँ से स्टार्ट हुई है। नहीं, आपकी कॉस्ट तो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये उसने गलत बनाया। ठीक है, आपकी कॉस्ट यहां से लेके यहां तक जो फ्लैट हो गई है, ये फ्लैट नहीं होगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी, बल्कि नीचे की तरफ जाएगी। ये क्या जाएगी, नीचे की तरफ जानी चाहिए थी, यहीं से ही नीचे की तरफ जानी चाहिए थी। अगर यहीं से नीचे की तरफ चली जाती, तो फिर हमारा जो कर्व होता फिर वो इस तरह। ठीक है, लेकिन वो तो जो है ना वो यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपका ये जो कर्व बनाया हुआ है, ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट है। हम इसको अपने आंसर के लिहाज से सही नहीं समझे। दूसरी ऑप्शन, जो दूसरी बीटा ऑप्शन है, इसमें आपने देखा कि आपकी कॉस्ट स्टार्ट ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस से शुरू हो रही है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस किस चीज को शो करते हैं, टोटल कॉस्ट को शो करते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो होती है, मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट होती है, वो स्टार्ट ही ओरिजिन से होती है। तो जब ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए थी, उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस्ट जो उसने शो की हुई है, ये तो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट का जो है ना वो कर्व शो कर रहा है। तो हमारा ये जो ऑप्शन बीटा है, वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट को शो कर रहा है, इसलिए ये वाली ऑप्शन भी इनकरेक्ट। अगर हमने इसको सही साबित करना है, तो फिर मटेरियल की कॉस्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम किसी लिहाज से सोच सकते हैं कि ये हमारी जो डायग्राम है वो किसी हद तक सही है। लेकिन चूंकि ये फिक्स कॉस्ट के लिहाज से जो है ना इसने अपनी डायग्राम को स्टार्ट लिया है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी ऑप्शन बीटा है वो इनकरेक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ऑप्शन चार्ली की तरफ जाते हैं। ऑप्शन चार्ली जो है वो बिल्कुल सही, उसने स्टार्ट लिया हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट लिया हुआ है, लेकिन उसने आपको दिखाया हुआ है कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अगर ये सेम रहती तो फिर ये वाला कर्व ऐसे जाता, लेकिन देखिए उसने जो है ना वो कॉस्ट को कम करके शो करवाया हुआ है। बात उसने सही की हुई है, लेकिन बात ये है कि हमने ये बताया था आपको, ये देखें जरा मेरे कर्व के अंदर, कि आपने इसी एक्टिविटी लेवल पे यहाँ पर जो है ना वो कॉस्ट को शो करवाना है, और जब वो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर ये कॉस्ट नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी, तो आपका एक नया कर्व बन जाएगा। जब नया कर्व बन जाएगा, तो ये शो करता है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो 15,000 यूनिट खरीदें या 15,000 से ज्यादा यूनिट खरीदें, आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो वो डिक्रीज तो कर रही है, लेकिन वो फिर अपवर्ड मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि कम तो ना हुई। जब कम होगी, तो फिर यहाँ पे ऐसी आएगी। जब यहाँ पे ऐसी आएगी, तो फिर एक नया कर्व बनेगा, और वो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ऑप्शन चार्ली भी जो है वो गलत है। तो फिर कौन सी ले दे के हमारे पास ऑप्शन रहती है, डेल्टा ऑप्शन रहती है, और डेल्टा ऑप्शन ही करेक्ट है। और देखिए, जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरी जो कॉस्ट का जो फंक्शन है, जो कॉस्ट का कर्व है, सॉरी,
वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक खास जगह पर आके रुका। क्यों रुका? क्योंकि हम 15,000 यूनिट ही तो खरीद रहे हैं, ठीक है। अब 15,000 यूनिट खरीद रहे हैं, तो हम 15,000 यूनिट पे खरीदने पे हमें, और ये 15,000 से ज्यादा यूनिट खरीदने पे हमें कॉस्ट जो है ना वो कम इनवॉइस करती है। तो देखें, हम चाहे ये देखें, ये 15,000 खरीद रहे थे, अब हमें कॉस्ट कितनी शो कर रही है, यही इसके इसको जो है ना वो इतनी कॉस्ट कम हो गई है। और हमारा कर्व जो क्या होगा, वो ऐसे शो होगा। जब हमारा कॉस्ट का कर्व ऐसे शो होगा, तो ये बिल्कुल सही जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहा है कि आपकी कॉस्ट जो है 15,000 यूनिट खरीदें या उससे ज़्यादा यूनिट खरीदें, आपकी कॉस्ट जो है वो कम इनवॉइस की जाएगी। जब वो कहते हैं कि कम इनवॉइस की जाएगी, लोअर कॉस्ट पर यूनिट इनवॉइस की जाएगी, तो फिर ये वाला जो कर्व है बिल्कुल सही शो कर रहा है। और हमारी ऑप्शन डेल्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारी ऑप्शन गलत है, सिर्फ डेल्टा सही है। चलिए जी, मैं इसको रेज करता हूँ बाकी ये चले। अच्छा जी। 64 तो बहुत आसान सवाल है। मैंने इसकी थ्योरी भी बताई है आपको। वो कहता है कि जी, जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेक स्टेशनरी, स्टेशनरी बनाते हैं, ठीक है, तो स्टेशनरी बनाकर बेच देते हैं। हाउ वुड ही क्लासीफाई द फॉलोइंग कॉस्ट, ये जो नीचे दी गई कॉस्ट है, इनको वो किस किस में क्लासीफाई करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, परचेज ऑफ प्लास्टिक टू मेक पेन। स्टेशनरी बनाने वाले हैं, स्टेशनरी बनाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक खरीदा है, और प्लास्टिक के जरिए ही पेन बनते हैं। तो प्लास्टिक के जरिए चूंकि पेन बनते हैं, तो वो कहना चाह रहा है कि इस कॉस्ट को तीन में से किसी एक में कैटेगराइज करें। क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या ये एडमिन कॉस्ट है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है? हाँ, ये जो प्लास्टिक खरीदा है ये आपकी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए तो पेन बनेगा, और पेन बनाकर फिर इसको आप बेच देंगे। तो हमारी ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ना ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये ना ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। फिर वो कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर बोनस, मैनेजिंग डायरेक्टर को बोनस दिया गया है, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो होती है वो इनडायरेक्ट लेबर होती है, या ऐसे समझ लें कि हेड ऑफिस के खर्चे होते हैं, और हेड ऑफिस के खर्चे जो है ना वो किस में फॉल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में फॉल करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन ये आपकी ओवरहेड कॉस्ट है, और ओवरहेड कॉस्ट किस में आती होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड में आती है। सैलरीज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स की सैलरी अदा कर रहे हैं, ये भी कॉस्ट कौन सी होगी, प्रोडक्शन की होगी। और आखिर में क्या, इंश्योरेंस ऑफ द सेल्स टीम कार के, सेल्स टीम कार की जो है ना इंश्योरेंस करवाई है, तो इसका ताल्लुक जो है ना वो किसके साथ है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, ठीक है। माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो आपने जो है ना इंश्योरेंस करवाई है, ये आपकी क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। चलें जी, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 देखिए आप इसको पढ़ें, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, और जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करते हैं। A supplier of the telephone service charges a fixed line rental for per period। वो कहते हैं कि जी, एक टेलीफोन सर्विस कंपनी है, ए सप्लायर ऑफ द टेलीफोन सर्विसेज, और वो कहता है कि वो फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, फिक्स लाइन रेंट चार्ज करते हैं। किस चीज का? द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स, पहले 10 घंटे अगर जो है वो कॉल करेंगे, दिन के पहले 10 घंटे कह लें, या पहले 10 घंटे कह लें, या कस्टमर ने अपनी महीने के 10 घंटे कह लें, उसका उसको फिक्स चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। बाय द कस्टमर आर फ्री, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऑल कॉल्स आर चार्ज ए कांस्टेंट रेट पर मिनट अप टू द मैक्सिमम। वो कहते हैं कि जी, बाकी जो उसकी कॉल्स होती हैं, उसको एक फिक्स या कांस्टेंट अमाउंट के साथ अदा करता है। देयर आफ्टर ऑल कॉल्स इन द पीरियड आर अगेन फ्री, और उसके बाद फिर कॉल जो है वो फ्री हो जाती है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस से स्टार्ट होती है। तो अब देखिए जरा, हमारे पास चार जो है ना डायग्राम दिए हुए हैं, हम इसमें से कौन से डायग्राम को जो है ना हम ये समझते हैं कि जी फिक्स कॉस्ट जो स्टार्ट हो रही है वो किस किस के साथ स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ऑप्शन अल्फा
और ऑप्शन चार्ली, ये इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो शुरू हो रही है बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस से सर। ठीक है। तो और बाकी जो ऑप्शन बीटा है ये भी गलत स्टार्ट हो रही है, और ये डेल्टा भी गलत स्टार्ट हो रही है, तो इसको तो डिस्कस ही ना करें ना, ये ऑप्शन हैं ही गलत। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से कोई एक सही है। तो ये बात याद रखें कि वो कहना चाह रहा है कि जो आपकी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दोबारा वापस लेके जाता हूँ। कहते हैं द फर्स्ट 10 hours ऑफ टेलीफोन कॉल्स बाय द कस्टमर आर फ्री। पहली 10 घंटे की जो कॉल्स हैं वो फ्री हैं। तो फिक्स कॉस्ट अदा कर रहे हैं, वही जो फिक्स कॉस्ट अदा कर रहे हैं उसी की तो फ्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट को शो करता है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो इस तरह का कर्व बनाती है। अब हम देखें कि हमारी जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन डायरेक्टली तौर पर ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो कॉस्ट है ये यहाँ से तो फिक्स कॉस्ट को शो करती करती है, लेकिन ये यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट भी शो हो रही है, लेकिन हमारे सवाल के अंदर कहीं पे भी कोई वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन अल्फा है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन चार्ली, बीटा और डेल्टा जो गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? चैलेंज। आगे चलते हैं। 66। लें जी, 66 को मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो स्टेप कॉस्ट का जिक्र है, ताकि आपको जो है इसमें कोई परेशानी ना हो। द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेट टू द सिंगल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 3 मंथ। वो कहते हैं कि लास्ट 3 मंथ की जो है ना वो प्रोडक्शन और उसकी कॉस्ट का जिक्र किया गया है। वो कहता है कि जी पहले महीने में प्रोडक्शन थी 1200 यूनिट, और उसकी कॉस्ट अदा की 66,600। दूसरे महीने में 900, उसकी कॉस्ट है 58,200। और तीसरी है प्रोडक्शन 1400 यूनिट, जिसकी कॉस्ट है 68,700। जो नीचे 3 लाइनें दी गई ना ये बहुत अहम है। अगर आपने इन 3 लाइनों को समझ लिया तो आपको ये सवाल हल करने में बहुत आसानी होगी। देखिए वो कहता है द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट अप टू अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 2000 यूनिट। वो कहता है कि 2000 यूनिट्स के लेवल तक आपकी जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब है कि अगर आप 1 यूनिट पैदा करते हैं, या 2000 यूनिट पैदा करते हैं, या 1000 यूनिट पैदा करते हैं, या 1500 यूनिट पैदा करते हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से ना बढ़ेगी ना घटेगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेप अप वेरिएबल कॉस्ट या स्टेप डाउन वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। चलिए, बट अ स्टेप अप ऑफ 6,000 इन द मंथली टोटल फिक्स कॉस्ट। लेकिन वो कहता है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो स्टेप अप होगी 6,000 यूनिट, अगर व्हेन द प्रोडक्शन रीचेस 1100 यूनिट्स पर मंथ। वो कहता है कि अगर आपकी प्रोडक्शन 1100 यूनिट से ऊपर चली गई तो फिर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट जो है वो 6,000 बढ़ जाएगी। तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि 1100 यूनिट या 1100 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? अब थोड़ी देर के लिए जरा एक टेस्ट लगाते हैं। जो पहले महीने में प्रोडक्शन की थी 1200 यूनिट, इसके अंदर 1200 यूनिट की वजह से इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट हुई है 66,600। 66,600 में से कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी और कुछ फिक्स कॉस्ट होगी, और जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 6,000 ज्यादा होगी। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे महीने में प्रोडक्शन की है हमने 900 यूनिट, इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 6,000 ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 58,200 लिखी हुई है तो इसमें 6,000 ज्यादा नहीं उन्होंने जमा की होगी। लेकिन तीसरे महीने में 1,400 की प्रोडक्शन की है, तो इस 1,400 की प्रोडक्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट की एक नॉर्मल अमाउंट से 6,000 ज्यादा जो है ना वो फिक्स कॉस्ट दिखाई होगी। इसको हम जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह जो है ना वो सारा मैकेनिज्म चला है। और फिर साथ ही सवाल पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर अ मंथ व्हेन 1,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। वो कहते हैं कि अगर 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं
कि वो कौन से दो लेवल हैं जहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। तो ये बात याद रख लें कि 1200 के लेवल पर भी जो है ना वो आपकी फिक्स कॉस्ट और 1400 के लेवल पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ये थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। क्यों? मैं वजह बता देता हूँ कि 1100 से जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे आपकी फिक्स कॉस्ट एक नॉर्मल लेवल से 6000 पे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि 1200 के लेवल पे भी आपने फिक्स कॉस्ट 6000 ज्यादा अदा की होगी और 1400 के लेवल पे भी आपने फिक्स कॉस्ट 6000 पे ज्यादा अदा की होगी। तो दोनों का जो फिक्स कॉस्ट का जो लेवल है वो दोनों का बराबर है, इसलिए हम इन्हीं दोनों लेवल्स को उठा लेते हैं और इसके जरिए हम फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। चलें जी, हमारी हाईएस्ट लेवल कितना है? 68,200। मैं डायरेक्टली तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ फार्मूला लिखे बगैर। एक है हमारी हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है? 68,200 माइनस लोएस्ट कॉस्ट कितनी है? कितने यूनिट है? 1200 यूनिट के लिहाज से लोएस्ट कॉस्ट कितनी है? 66,600 माइनस 66,600। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। माइनस कर दिया, अब हम इनकी क्वांटिटीज को भी जो है ना माइनस करते हैं। 1400 माइनस 1200। आप इसको कैलकुलेट करें। 68,200 माइनस 66,600, आंसर आ जाएगा 1600। ऊपर से आंसर कितना आ जाएगा? 1600। और डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा 200। तो डिवाइड करने से आंसर कितना आया? 8 पर यूनिट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 पर यूनिट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम किसी एक लेवल पे जाके पुट करके देखते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है। तो किसी एक लेवल पे देखते हैं तो वो क्या है। मसलन हम देख लेते हैं, चले तीसरे लेवल पे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 68,200 है। और यूनिट कितने हैं? 1400। हम देखेंगे इसमें से इस 68,200 में से फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो चले मैं कैलकुलेट करता हूँ। 1400 यूनिट ज़रब 8, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 11,200। और टोटल 68,200 में से 11,200 माइनस करें तो बाकी बचती है 57,000। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 57,000। अब हम ये बात जेहन में रख लें कि अगर हम ने थोड़ी देर पहले अज्यूम किया है कि अगर प्रोडक्शन 1100 से ऊपर करेंगे तो जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो फिक्स कॉस्ट 6000 पे ज्यादा होगी अगर हम 1100 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 1100 से कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? इसी 57,000 में से 6,000 माइनस कर दें तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 51,000। कितनी हो जाएगी? 51,000। ठीक हो गया। मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। टोटल कॉस्ट y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। टोटल कॉस्ट कितनी है? 68,200 इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, या वही ए को ही नीचे उतार लें। तो वेरिएबल कॉस्ट रेट कितना है? 8 रुपये। और यूनिट्स कितने हैं? 1400। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा? 11,200। और हमारी फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और ये 68,200 एज इट इज चलेगा। अब क्या करेंगे? अब ये जो है ना वो 11,200 इस साइड पे लिखा हुआ है, 68,400 इस साइड पे लिखा हुआ है। जब इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 57,000 पे आपका फिक्स कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। मैं इसको इस वो 68,200 माइनस 11,200 कर देता हूँ।
और इज इक्वल टू के निशान के साथ ही क्वेश्चन मार्क लग, क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा? 57,000। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 57,000। अब जरा दोबारा याद करें, हमने क्या पढ़ा था कि हमने 1200 यूनिट प्रोड्यूस किए तो कॉस्ट अदा की 66,600। हमने 1400 यूनिट प्रोड्यूस किए तो हमने कॉस्ट अदा की 68,200। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, अगर इन दोनों लेवल पे कैलकुलेट करें तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होगी? 57,000 कैलकुलेट होगी। और ये भी बात याद रख लें कि 57,000 पे जो है ना वो कैसे कैलकुलेट हुआ है? 57,000 के अंदर 6,000 पे मजीद भी कॉस्ट शामिल है जो कि स्टेप अप कॉस्ट है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1100 से कम यूनिट प्रोड्यूस करते तो फिर हमारी कॉस्ट कितनी होती? 57,000 माइनस 6,000, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होती? 51,000। लेकिन अगर हम 1100 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हमारी फिक्स कॉस्ट जो है ना स्टेप अप हो जाएगी। 51,000 जमा 6,000 57,000 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी। मैं यहीं पे आपको इसी फार्मूले के जरिए मैं आपको जो है ना वो आंसर कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 51,000। ठीक है। 51,000 ये हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट जमा करते हैं। हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेट कितना है? 8 रुपए। और हमारे यूनिट्स कितने हैं? 1,000। ठीक है। 1,000 जरब 8, 8,000 हो जाएगा। और 8,000 में 51,000 जमा करें तो आंसर कितना हो जाएगा? 59,000। अब जरा ढूंढें हमारी कौन सी ऑप्शन जो है ना वो इससे रिलेट कर रही है। हमारी ऑप्शन अल्फा भी रिलेट नहीं कर रही, ऑप्शन बीटा भी रिलेट नहीं कर रही, ऑप्शन चार्ली जो है वो रिलेट कर रही है 59,000। यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन डेल्टा भी हमारी इससे रिलेट नहीं कर रही, ये भी हमारी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह हमने ऑप्शन सी को करेक्ट करा दिया। आप इस चीज को जो है ना वो जरा देख लें। इसमें अगर कोई चीज मुश्किल हो तो आप मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में जल्दी समझ आ गया होगा। मैं तो वैसे ही अ, आपसे गपशप के तौर पर कह देता हूँ कि आपको अगर समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिकली उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। चलें जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम जल्दी से जो है ना वो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बल्कि अगले क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन रह गया, उसको भी सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। कहता है Cumberwell run a construction company. Classify the following costs by nature, direct or indirect in the table below. वो कहता है कि जी आपने सिर्फ कैटेगराइज करना है कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट है। आपने ये नहीं देखना कि जी वो मटेरियल है, लेबर है या कुछ है, बस आपने इसको कैटेगराइज कर देना है। वो कहता है ब्रिक्स, ब्रिक्स किसे कहते हैं? मटेरियल को। और मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। ठीक है। अच्छा जी। और वो किस चीज की? कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिहाज से ब्रिक्स की कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट। प्लांट हायर फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने प्लांट हायर किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो कोई भी प्लांट हायर करते हैं वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ कि ब्रिक्स की कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है। प्लांट हायर किया उसकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है। और बिल्डर्स वेजेस, ठीक है, जो मजदूरों ने बिल्डिंग बनाई है उनकी जो वेजेस है वो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो मजदूर होते हैं उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और अकाउंटेंट की जो वेजेस हैं ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। चलिए, ये तो हो गया अब आपका सवाल। इसमें आपको इंशाल्लाह काफी अच्छा समझ आ गया होगा। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आपको बेसिक से बेसिक तरीके से और आसान से तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और आपको हर क्वेश्चन के ऊपर पिछली थ्योरी को जो है ना वो रिवाइज करके बताया है ताकि आपको लॉजिकल तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब देना आ जाए। अब आप खुद भी कोशिश करें। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको जो है ना वो समझा सकूं और आपको बता सकूं। फिर भी अगर आपको जो है ना इसमें से किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या उसकी वर्किंग के लिहाज से आपको कोई वर्किंग समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो पूछ सकते हैं। आज हमारा एक बेसिक टॉपिक कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर के लिहाज से मुकम्मल हो गया है। उसका हमने जो है वो थियोरेटिकली तौर पर भी अयादा किया
उसको हमने जो है ना न्यूमेरिकली भी सॉल्व किया, और आज हमने उसके एमसीक्यूज को भी मुकम्मल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो अंडरस्टैंड कर ली होंगी। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप में जो है ना वो आकर के पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप फ़ोन नंबर जो है वो शेयर कर दिया है। अगेन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप इसके जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नया चैप्टर शुरू करना है, और उस चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर मटीरियल। ठीक हो गया? 73110004। ठीक हो गया? चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।